हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने लास्ट वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो वोट करते थे वो एक्टिव सिटीज़न होते थे और जो वोट नहीं करते थे वो पैसिव सिटीज़न होते। तो उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक्टिव सिटीज़न के अंदर वो लोग आते हैं जिनका जेंडर मेल होता है और जिनकी एज 25 प्लस से ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब वोट सिर्फ मेल ही कर सकते थे और वोट सिर्फ वही लोग कर सकते थे जिनकी एज 25 प्लस होती थी। और वोट वो लोग भी कर सकते थे जो 3 दिन का दिहाड़ी एज अ टैक्स पे करें। और ज़्यादातर नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी वही लोग बनते थे जो ज़्यादा टैक्स पे करते थे। ठीक है, अब डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हुआ था? राइट टू स्पीच मिला लोगों को, राइट टू लाइफ मिला, इक्वालिटी बिफोर लॉ मिला। ये अधिकार सबको मिले, मेल से फीमेल और अदर्स को भी। इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। अब आगे बढ़ते हैं। 1789 में भी फ्रांस में टेंशन बनी रही। तो उनकी टेंशन क्यों थी, किस कारण थी, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रांस अबॉलिश मोनार्की, बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है, सो लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया था, पर वो पर्शिया के राजा के साथ खुफिया तरीके से बात करने लगे। वो शतरंज रच रहे थे कि वापस लुई 16 को वापस उनकी पावर कैसे दी जाए। बाकी पड़ोसी देश के राजा भी टेंशन में आ गए थे कि उन्हें लगा कि फ्रांस से मोटिवेशन लेकर उनकी प्रजा भी उनके साथ ऐसा ही ना कर दे जैसे फ्रांस की प्रजा ने लुई 16 के साथ कर दिया। इसलिए वो जंग की तैयारी में लग गए। इससे पहले वो कुछ करते, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1972 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। रुको, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वहाँ तक मतलब लुई 16 थे उनकी धर्मपत्नी मैरिया ऑस्ट्रिया से थी। मतलब लुई 16 के ससुराल वालों के साथ लड़ाई हो रही है पर्शिया की। ठीक है, लड़ाई थी। जब बात देश पर आई तो तब फ्रांस के हज़ारों लोगों ने आर्मी ज्वाइन कर ली। ये जंग आम आदमी और राजाओं के बीच की थी। जंग में देशभक्ति के गाने खूब चलते थे और फ्रांस का मेन गाना था मर्सिलीज, जिसको लिखा था रोजन डे सुरय ने, जो 1791। इसमें रिच मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा दिया जाता था। 79 में इसमें जो रिच मेंबर्स होते थे उन्हें ज़्यादा अधिकार दिया जाता था कंपेयर टू गरीब लोगों के साथ। ठीक है, अपनी आवाज़ सुनने के लिए फ्रांस के लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए। ठीक है, बनाए, जिसमें अलग अलग विचारों के लोग अपनी अपनी बातें बताते थे ताकि उनकी बातें गवर्नमेंट सुने। ऐसा ही एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर। और इनके एक पर्टिकुलर ड्रेस थी जो इनको अलग करती थी विद अदर पीपल्स। तो जब ब्रेड का प्राइस बहुत बढ़ने लगा तो लोगों ने रिवॉल्ट करने लगे और जैकोबिन क्लब ने प्लान किया था कि राजा के पैलेस में घुसकर राजा को बंदी बना ले, और नेशनल असेंबली ने वोट किया तो इम्प्रिजन द रॉयल्टी फैमिली, और वापस से इलेक्शंस हुए और उसमें 21 से ज़्यादा के उम्र के लोग वोट कर सकते थे। पर अब की बार भी सिर्फ मेल ही वोट कर सकते थे, फीमेल नहीं। और नया बॉडी इलेक्ट होकर आया, इसे नेशनल कन्वेंशन बोला गया। और 21 सितंबर 1792 इस नेशनल कन्वेंशन ने मोनार्ची अबॉलिश करी और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया।
फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रांस मोनार्की एंड रिपब्लिक। ये कोई चैप्टर बुक में नहीं है, कोई पॉइंट बुक में नहीं है, बट पर्टिकुलरली हम लोग इसे डिस्कस करते हैं कि रिपब्लिक और एक मोनार्की रूल में क्या डिफरेंस है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मोनार्की होता है जैसे कि जैसे फ्रांस में हुआ, लुईस 16 इनके राजा थे। अब आने वाले टाइम में क्या होता था कि लुईस 16 का जो बेटा होता है, या लुईस 16 की कोई भी फैमिली का मेंबर राजा बनता, फिर कोई इनकी फैमिली से बनता, ऐसे ही इनकी फैमिली से बनते जाते। लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है, और इंडिया रिपब्लिक है। जैसे कि हमारे सबसे फर्स्ट थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद क्या उनका कोई भी उनकी फैमिली से बना नहीं बना। तो ये इंडिया रिपब्लिक है। यहाँ पे जो भी लोग अपनी अपनी पार्टी बना के वोट अपनी पार्टी बनाएंगे, और जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे पब्लिक के थ्रू, वही बन जाते हैं रूलर। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए इंडिया रिपब्लिक है, बट फ्रांस मोनार्की था। उसके बाद अब बात करते हैं, और 21 जनवरी 1793 में फ्रांस के राजा लुई 16 को गिलेटिन से उनका सर काट दिया गया। गिलेटिन एक प्रोसेस होता है। गिलेटिन एक ऑब्जेक्ट होता है जो जिसमें ऊपर से लंबा सा होता है, और ऊपर से ना लोहे के सरिया छोड़ते हैं, और जिससे सर नीचे रख के इंसान का, और वो ऊपर से गिरता है तो सर कट जाता है। तो गिलेटिन से लुई 16 का सर काट दिया गया था। अब आगे पढ़ते हैं। गया 1719 और 1794 में नेशनल कन्वेंशन ने जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और इस पीरियड को द रेन ऑफ टेरर कहते थे, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबोस्फेयर ने बहुत ही सर्वर कंट्रोल करे और बहुत ही बुरे पनिशमेंट देने लगे, जो अभी उनके एनिमल्स थे, जो उनके एनिमीज़ थे, चाहे वो एक्स नोबल्स हों, या फिर वो किलरगी हों, या फिर मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हों, या फिर उन्हीं की खुद की पार्टी के मेंबर्स हो। ये सब तो इन्होंने क्या किया, जिसको भी वो पसंद नहीं करते थे, इट मीन्स मैक्सिमिलियन रॉबोस्फेयर, मतलब, और मैक्सिमिलियन रॉबोस्फेयर कौन है, जो जैकोबिन क्लब के हेड लीडर थे। जिसको भी वो पसंद नहीं करते थे उसको वो अरेस्ट करवा देते थे, इम्प्रिजेंट करवाते थे, ट्राइड बाय रेवोल्यूशनल ट्रिब्यूनल करवा देते थे, कि अगर वो पर्सन गिल्टी है तो उसको गिलिटीन कर दिया जाता था। पर जैकोबिन क्लब ने एक बहुत अच्छी चीज़ भी की थी, द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी टू स्लेवरी क्या थी। अब आगे पढ़ते हैं, स्लेवरी क्या था। फ्रांस में जो कॉलोनीज़ थी, जैसे कि कैरेबियन में, जैसे मैंटेस्क्यू, या फिर गैल्टिलोप, या सैमडोमनस, या ये सब चीज़ें इम्पोर्ट होती थी फ्रांस में, जैसे टबैको, इंडिगो, शुगर, या फिर कॉफ़ी। ये सारी चीज़ें बनने के लिए वहाँ पर लेबर्स की ज़रूरत होती थी, पर यूरोप से कोई भी वहाँ पर काम करने को जाना नहीं चाहता था, जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। ठीक है, उसके बाद तो इसलिए ट्रायंगुलर स्लेवरी ट्रेड की शुरुआत हुई। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। इसमें क्या होता था, फ्रांस की जो इम्पोर्टेड बोट थी, जैसे टैंटीस या फिर बॉर्ड्रक्स, ट्रेडर्स निकलते थे और अफ्रीकन कोस्ट पे जाके लोगों को ख़रीद लेते थे, और उनको फिर बोट में बहुत ही दैनिक स्थिति में लेकर आते थे। कैरेबियन वहाँ पर उनसे काम करवाते थे, और फिर इंडिगो, तंबाकू, शुगर, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें वहाँ से लेकर वो फ्रांस में आते थे। तो ये स्लेवरी ऑफ कोर्स बहुत बुरी थी। बट आगे पढ़ते हैं। और नेशनल असेंबली ने ये बोर्ड
ये बात हुई थी कि स्लेवरी को हटाया जाए, पर ये नहीं हुआ। पर कन्वेंशन ने स्लेवरी अबॉलिश करके एक अच्छा काम किया। पर क्योंकि मैक्सिमिलियन ने ओवरऑल हिट वॉज ही वॉज वेरी विकेट, वो अपने मन की चलाते थे। सो फाइनली कोर्ट ने उसको कन्वेक्ट कर दिया और फाइनली उसको भी वही हुआ फेथ जो फ्रांस में ज़्यादातर लोगों का हुआ था। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को भी एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबस्फेयर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना बहुत वैसे काम करे, लाइक इन्होंने अपनी चीज़ें मतलब इन्होंने बहुत कन्वेंशन किए जिसकी वजह से इनका कन्वेक्ट कर दिया गया। और जैसे फ्रांस के अंदर लोग बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको क्या किया गया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें फेथ किया गया था, जैसे गिलिटीन से सर काट दिया गया था लुई 16 का। सिमिलरली वैसे ही जो वो थे मैक्सिमिलियन रॉबस्फेयर, उनका भी सर काट दिया गया था। ठीक है, तो हम अबॉलिश ऑफ स्लेवरी अभी हमने पढ़ा, उसके बाद द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ से अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। वोट रिजेक्ट में कोई भी बुक, न्यूज़पेपर या प्ले रिलीज़ होने से पहले किंग के सेंसर्स के पास जाता था। वो इम्प्रूव करते थे, तभी वो रिलीज़ हो पाता था। बट डिक्रेशन में मैन और सिटीज़न के बाद सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिले, और इसलिए अब जो भी सेंसर्डशिप थी वो हटा दी गई। कन्वेंशनल मतलब आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया था उस टाइम पर, उन्हें चीज़ों को हटा दिया गया। लोग फ्रीली ये सब चीज़ें पब्लिश कर सकते थे, और लोग अपनी बातें गाने, प्लेज या फिर फेस्टिव प्रोसेशन के थ्योरी अपनी बना के देते थे, दूसरों तक पहुंचाते थे। जब जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल होने लगी तो जो भी रिच मेंबर थे सोसाइटी के, उन्होंने पावर्स अपने हाथ में ले ली और फिर वापस से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही वोट कर सकता है। ठीक है, यानी नो प्रॉपर्टी देन यू डोंट हैव एनी राइट्स टू वोट। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग दो लेजिस्लेटिव बनाए, और इन दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम था मिल के डायरेक्टरी बनाना, जो कि 5 मेंबर्स की बॉडी थी, 5 लोग बनते थे। पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी में आपस में बहुत लड़ाई होने लगी, जिसका फ़ायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठा लिया और बिकमिंग द न्यू किंग ऑफ फ्रांस इन 1804। और बहुत डायरेक्टरी और इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई इन दोनों की आपस में, जिसका फ़ायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठा लिया और वो फ्रांस का न्यू किंग बन गया 1804 में। फ्रांस के राजा बने नेपोलियन बोनापार्ट, और इसने बहुत सारे एरिया ऑक्यूपाई किए, और ही केम टू नोन एज मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, क्योंकि उसने बहुत सारे लॉज बनाए और प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पूरे यूरोप के लिए बनाए। उसने ये सब चीज़ों को ट्राई किया करने को। वो लोग पहले तो बहुत खुश थे कि नेपोलियन ने इतना अच्छा काम किया है, बट लेटर ऑन दे रियलाइज्ड उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा क्रूवल हो रहे थे। बट फाइनली 1815 में इन बैटल ऑफ वाटरलू वो हार गए। तो सिर्फ इतना ही है आपकी बुक में। सिर्फ आपकी बुक में सिर्फ यहीं तक दिया है कि वो बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो ये थे, इन्होंने
बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट बने वो बहुत ज़्यादा क्रूवल हो रहे थे, और फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, जिसके अंदर 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार गए। और आपकी बुक में सिर्फ यहीं तक था। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, write it down in the comment section below. And if you like this video, if you like the video, give it a big thumbs up, and thank you so much for subscribing my channel. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।